92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी शादी मुबारक हो पप्पू, बिना किसी एड ब्रेक के। हाँ हेलो पप्पू भैया। हाँ हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। नहीं चाचा जी को बोलिए बिल्कुल टेंशन न ले, सबका टिकट है हमारे पास। हाँ अरे ताऊ जी को एसी वाले डब्बे में बिठाए हैं, बात करवाए उनसे। चलिए फिर ठीक है, हम लोग कल सुबह 9 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। आप आ रहे हैं ना स्टेशन? हाँ ठीक है फिर रखते हैं, ओके। फोन पे बातें करता हुआ ये था टिंकू, पप्पू का चचेरा भाई। उसने जिंदगी में आज तक कोई खास जिम्मेदारी तो नहीं उठाई थी, लेकिन आज सभी रिश्तेदारों को याद शहर से दिल्ली सकुशल ले जाने की जिम्मेदारी खुद से ले ली थी। याद शहर से पप्पू के सभी रिश्तेदार दिल्ली पप्पू की शादी में शामिल होने, माफ कीजिएगा शादी तो हो चुकी थी, शादी के रिसेप्शन में शामिल होने जा रहे थे। दरअसल पप्पू ने 2 दिन पहले चुपके से कालका जी मंदिर में शादी कर ली थी। प्रेम विवाह, कितने प्यारे लगते हैं ना ये सुनने में शब्द, प्रेम विवाह। पर बाय गॉड इसे कर पाना हर पप्पू के बस की बात नहीं है। कलेजा चाहिए, कलेजा। वो तो पप्पू की रगों में पप्पू के पिताजी श्रीमान पान सिंह यादव जी का खून दौड़ रहा था। वो कहते हैं ना, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। वरना पप्पू में इतना। एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं सोचने लगे कि पप्पू के पिताजी ने भी भाग के शादी की थी? छी 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 छी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पप्पू के पिताजी तो घर से भाग गए थे। करीब 30 साल पहले याद शहर, जो कि तब एक छोटे से गांव जैसा था, वहां से भाग के पान सिंह जी दिल्ली आ गए थे। उनको खेती नहीं, अपना खुद का बिजनेस करना था। और आज दिल्ली के सरोजनी नगर और राजौरी गार्डन इलाकों में उनकी रेडीमेड कपड़ों की बड़ी बड़ी 2 दुकानें हैं। और अकेले पराए शहर में आके बिजनेस जमा पाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। इसके लिए भी कलेजा चाहिए, कलेजा। अब समझे हम क्या कहना चाह रहे थे। वैसे पप्पू के पिताजी पुराने ख्यालात में उतना विश्वास तो नहीं रखते हैं, पर क्या करें, पेशे से ठहरे व्यापारी, ऊपर से एक ही बेटा, भले निठल्ला। भाई नफा नुकसान तो देखना ही पड़ता है। सोचे थे कि बेटे की शादी में इतना दहेज तो अंदर कर ही लेंगे कि रोहिणी में बन रहे नए शॉपिंग मॉल में एक नई दुकान डाल देंगे। पप्पू की माता जी थी नहीं, कुछ साल पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था। सो घर पे ज्यादा इमोशनल ड्रामे की गुंजाइश तो नहीं थी, पर पप्पू के पिताजी ने पप्पू को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पैसे और प्यार, सपने और वास्तविकताओं में अंतर समझाते रहे। पर पप्पू तो पप्पू है, जो ठान लिया सो ठान लिया। फिर तो पप्पू अपने पप्पा की भी नहीं सुनता। वैसे पप्पू को पता था पिताजी ऐसे तो नहीं मानेंगे, पर एक बार शादी हो ही गई तो फिर। उस दिन शाम को जब डोरबेल की आवाज सुनकर पप्पू के पिताजी ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पे उसका नौकर शंभू दांत ने पोरता मुस्कुरा रहा था। और उसके पीछे कुछ पप्पू के दोस्त खड़े थे। पर तभी पप्पू के पिताजी ने गौर किया कि उस भीड़ के बीच में नए सूट बूट में पप्पू खड़ा था, दूल्हा बना। और उसके साथ बगल में दुल्हन के लिबास में एक लड़की थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दरवाजे पे पप्पू और पप्पू के बगल में एक अनजान लड़की को दुल्हन के लिबास में खड़ी देख के पान सिंह की आंखों में सबसे पहले तो सामने रोहिणी में उद्घाटन करते हुए अपनी दुकान की तस्वीर आई। फिर उस दुकान की छवि धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट होती चली गई। पान सिंह जी कुछ रिएक्ट करते इससे पहले घर का नौकर शंभू खुशी से उछलते हुए बोल पड़ा, मालिक भैया जी शादी कर लिए। अगले ही पल मालिक के बाएं हाथ की सभी उंगलियां शंभू के कान पे थीं, जिसे वो 80 और 90 के दशक के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के चैनल की तरह मरोड़ चुके थे। दर्द से शंभू के कंठ से एक चीत्कार फूट पड़ी, मालिक। पान सिंह जी गुस्से से दांत बींचते हुए बोले, नमक हराम। पिताजी की आंखों में गुस्से को देख के पप्पू सकपका उठा। पप्पू के दोस्त जो अब तक उसको बधाइयां और हौसला दे रहे थे, उन सब की हवाइयां छूटने लगी। पप्पू ने मौके की गंभीरता को भांपते हुए अपनी नई दुल्हन को कोहनी मारी। अगले ही पल नई दुल्हन और पप्पू पान सिंह जी के पैरों में थे।
पप्पू तुरंत स्टार्ट हो गया। पापा पापा हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बिना बताए शादी कर ली, पर हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर हम आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमको घर से मत निकालिए। पप्पू तो जैसे रोने लग गया। पप्पू को रोता देख के उसकी नई दुल्हन भी सुबकने लगी। आंखों के काजल और गालों के मेकअप में घुल के दुल्हन के आंसू सतरंगी हो चुके थे। पप्पू के पिताजी बाहर से जितने सख्त दिखते हों, पर अंदर तो उनका भी एक छोटा सा दिल है। अपने बेटे और बहू को पैरों में गिरा रोते देख के उनको अपनी पत्नी सरला की याद आ गई। सरला ने मरते वक्त उनसे कहा था, सुनिए जी, मेरे पप्पू का ध्यान रखिएगा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। ये कहकर वो सिधार गई थी। पता नहीं अपनी स्वर्गीय पत्नी सरला को याद करके या फिर अपने बेटे और नई नवेली बहू की रोती हुई शक्ल देख के, जो भी हो, पर अब पान सिंह जी की भी आंखें भर आईं। बेटे और बहू के सर पर हाथ फेर कर दोनों को उठाते हुए भाव विभोर स्वर में बोले, अरे कौन तुम लोग को इस घर से निकाल रहा है? ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम लोगों का भी तो है। इतना कह के दोनों को उन्होंने अपने सीने से लगा लिया। बगल में खड़ा शंभू दर्द से लाल हो गए, अपने कान को हाथ से मलता हुआ ये सब देखे जा रहा था। शंभू से अब नहीं रहा गया। उसने भी रोते हुए स्वर में कहा, भैया भाभी को तो गले लगा लिए, फिर हमारा कान का है दिए? 10 साल से नमक खाए हैं, हम जा रहे हैं गाँव। शंभू की इतनी बातें सुनते ही पान सिंह जी ने उसको भी अपने सीने से लगा लिया। खिची खिची। पप्पू के एक दोस्त ने फोटो खींचा। परफेक्ट फैमिली फोटो पप्पू, अरे शादी मुबारक हो पप्पू। पप्पू के सभी दोस्तों में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। पप्पू के पिताजी तो मान गए थे, पर उनके मन में अब एक नया डर था। याद शहर में अपने रिश्तेदारों को क्या बताएंगे? रिश्तेदारों में जब ये बात पहुंची तो अविवाहित नौजवानों में तो जैसे ऊर्जा का स्रोत फूट पड़ा। पप्पू भैया ने उन सभी के लिए लव मैरिज का रास्ता जो खोल दिया था। पप्पू भैया भविष्य में लिए जा सकने वाले एक उदाहरण बन चुके थे, पर शादीशुदा रिश्तेदारों और बुजुर्गों को यह बात गले से उतर नहीं रही थी। पहले तो सभी ने दिल्ली चलने से मना कर दिया, पर जब पता चला कि पान सिंह जी ने सभी के लिए तत्काल में एसी टिकट भेजे हैं, तो जैसे कि हम शुरुआत में बताए थे कि सभी याद शहर से दिल्ली के लिए निकल पड़े थे। अरे पप्पू भैया का रिसेप्शन जो था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। सुबह के 9 बज रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे याद शहर एक्सप्रेस आ चुकी थी। प्लेटफॉर्म पे पप्पू अपने पिताजी और शंभू के साथ अपने रिश्तेदारों को लेने पहुंच चुका था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती इससे पहले ही दरवाजों और खिड़कियों से बाहर झांकते उनके रिश्तेदार पप्पू और पान सिंह जी को देख चुके थे। खुशी से हाथ हिलाते हुए वो लोग आवाज देने लगे, पप्पू पप्पू, अरे इधर पप्पू। ट्रेन के रुकते ही सभी रिश्तेदार एक एक करके प्लेटफॉर्म पे उतरने लगे। पप्पू उत्साह के साथ सबसे मिला, बड़ों के पैर छू छू के आशीर्वाद ले रहा था और अपने हम उम्रों को नाम से पुकार के गले मिल रहा था। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा, पर रिश्तेदारों का ट्रेन से उतरना बंद नहीं हो रहा था। बगल में चुपचाप खड़ा शंभू मन ही मन बोला, लगता है पूरा गांव उठ के आ गया है। इधर टिंकू, जिसने सभी को सकुशल दिल्ली लाने का बीड़ा उठाया था, उसने थोड़ी राहत की सांस ली, पर उसका काम अभी भी बाकी था। उसने सभी बच्चों की गिनती करने के लिए अपने चचेरे भाई बब्बन को लगा दिया और खुद सामान और बैगों की गिनती में लग गया। बब्बन बच्चों की गिनती कर ही रहा था कि उसकी नजर नीलू भाभी के छोटे बेटे दीपू पे गई। दीपू ने एसी कोच में दी जाने वाली टॉवल अपनी दोनों पॉकेट में भर ली थी। बब्बन ने प्यार से समझाते हुए कहा, दीपू बेटा गंदी बात। इस पे दीपू बोला, छोटी चाची ने भी तो चादर अपने बैग में रख ली है। इधर टिंकू सभी सामान और बैगों को प्लेटफॉर्म पे एक जगह उतार के 3 बार गिनती कर चुका था, पर हर बार की तरह इस बार भी गिनती में 2 बैग ज्यादा हो रहे थे। तभी एक हैरान परेशान से यात्री हड़बड़ाते हुए आया और वहां से 2 बैग उठा के गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, अरे कमाल करते हैं, मिस्टेक, माय मिस्टेक, सॉरी। टिंकू ने अंग्रेजी में माफी मांग ली। अब वो बड़े शहर में जो था। इधर तब तक सभी रिश्तेदारों से मिलने का सिलसिला पूरा हो चुका था और स्टेशन के बाहर कई सारी भाड़े पे ली गई गाड़ियां इंतजार कर रही थी। कुछ देर में सभी लोग गाड़ियों में किसी तरह एडजस्ट हो गए
और गाड़ियां एक एक करके पप्पू के घर की तरफ निकल पड़ी। गांव के कई लोग पहली बार दिल्ली आए थे। इन्होंने अब तक इतिहास के किताबों और टीवी पे ही दिल्ली को देखा था। इनमें से एक थे बलदेव चाचा, जिन्हें सबसे ज्यादा दिल्ली की सड़कें भा रही थी और ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ के हर 2 मिनट पे एक ही बात दोहरा रहे थे। भाई वाह क्या सड़कें हैं, भाई वाह क्या सड़कें हैं, भाई वाह क्या सड़कें हैं। तकरीबन आधे घंटे के बाद सभी रिश्तेदारों के साथ पप्पू घर पहुंच चुका था। घर के पीछे वाले बरामदे में हलवाई सभी के लिए गर्मा गर्म पूरी और जलेबी छान रहे थे। जल्दी ही सभी रिश्तेदार नाश्ते पे टूट पड़े, पर पप्पू के बड़े मौसा जी तो गुस्से से आग बबूला हुए जा रहे थे। वो नाश्ता तो क्या पानी तक पीने को तैयार नहीं थे। किसी को कुछ समझ में ना आया कि भैया आखिर मामला क्या है। और मौसा जी गुस्से में बस एक ही बात दोहरा रहे थे, जहां हमारा मान नहीं वहां हम एक भी पल नहीं रुकेंगे। हम अभी के अभी याद शहर लौटे जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। इधर नाश्ते में सभी लोग दबा के पूरी कचौरी खाए जा रहे थे और उधर मौसा जी का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पप्पू के पिताजी और गांव के कुछ बुजुर्गों के काफी देर तक समझाने और पूछने के बाद पता चला कि मौसा जी के आत्मसम्मान को काफी ठेस पहुंची है। वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार, जी हाँ 2 बार। पहली बार तब जब नई दिल्ली स्टेशन से घर आते टाइम कई सारी बड़ी बड़ी एयर कंडीशन गाड़ियां होने के बावजूद उनको जानबूझकर, जी हाँ उनको तो ऐसा ही लगा कि जानबूझकर सबसे छोटी खटारा गाड़ी में उनको बिठा दिया गया। वो भी 3 की सीट पे 4 बब्बन और टिंकू जैसे छिछोरे लड़कों के साथ, जो रास्ते भर आपस में गंदे गंदे अश्लील मजाक करते हुए आए थे। ये बात तो खैर उन्होंने किसी तरह सह ली थी, पर घर पहुंचने के बाद जब वो नीचे के कमरे में अपना बैग रख के बाथरूम फ्रेश होने गए तो आके देखते हैं कि किसी ने उनका बैग वहां से हटा के बगल वाले कमरे में रख दिया है। और जिस पलंग पे वो बाथरूम से बाहर निकल के थोड़ी देर आराम करने की सोच रहे थे, वहां पे अब पप्पू के 2 चाचा अपना कब्जा जमा के लेटे हुए थे। 1 घंटे के अंदर ये दूसरी बार उनके आत्मसम्मान के ऊपर प्रहार हुआ था। मौसा जी को पूरा विश्वास हो गया था कि ये सब जानबूझ के उनके साथ किया जा रहा है, क्योंकि वो पप्पू के चाचा नहीं मौसा है, यानी पप्पू की माँ की तरफ के रिश्तेदार, जो कि सालों पहले स्वर्गीय हो चुकी है। कमरे में सभी मौसा जी को मनाने में लगे थे कि तभी पान सिंह जी ने अपने नौकर शंभू के कान में कुछ कहा और थोड़ी देर में नई दुल्हन मौसा जी के लिए चाय लेके आ गई। नई दुल्हन को सामने चाय लिए खड़े देखकर मौसा जी थोड़ा नरम पड़ गए। उन्होंने बहू को आशीर्वाद दिया, चाय पी और इधर पान सिंह जी ने आनंद फानन में उनका सामान ऊपर वाले कमरे में रखवा दिया, जहां 2 हफ्ते पहले ही एसी लगवाया गया था। पर वो कमरा जानते हैं किसका था? दूल्हे मियां पप्पू का। पप्पू को अपने पिताजी पे गुस्सा तो आया, पर 1-2 दिन की बात सोच के उसने कुछ कहा नहीं, एडजस्ट तो करना था। एसी वाला कमरा मिलते ही मौसा जी तो ठंडे हो गए, पर पप्पू के उन 2 चाचाओं को ज्यादा गर्मी लगने लगी, जिन पे मौसा जी का बिस्तर हड़पने का आरोप लगा था। उन्होंने एक दूसरे से कहा, ये जानबूझ के सब करता है। पिछले साल बबीता की शादी में याद है ना, पहले बाथरूम कौन जाएगा इस बात पे घंटे पर झगड़ता रहा था। रात को पप्पू की शादी का रिसेप्शन एक होटल में था। लोगों ने जम के पार्टी में खाने पीने का मजा लिया। देर रात तक पार्टी खत्म होने के बाद पप्पू के सभी रिश्तेदारों को गाड़ी में बिठा के घर भेजा जाने लगा। पप्पू और उसकी दुल्हन के लिए कमरा उसी होटल में सजाया गया था। जाते वक्त उसके एक जीजाजी ने उसको पान थमाते हुए कहा, पान खाइए, छा जाइए। नहीं मैं पान नहीं खाता, पप्पू ने कहा। अरे लीजिए लीजिए, जीजाजी ने चुटकी लेते हुए कहा। आखिरी गाड़ी के वहां से जाते ही होटल शांत पड़ गया। अब शोर शराबा खत्म हो चुका था। न ही जनरेटरों की आवाजें थीं, न ही कोई हाई वॉल्यूम में गाना गाने वाले। बस एक शांति थी जो पप्पू को अपने प्यार की जीत का एहसास दिला रही थी। पप्पू मुस्कुरा के अपने कमरे की ओर बढ़ा, जहां उसकी दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।
अगली सुबह भैया घर पे जब शंभू की आंखें खुली तो वो चौंक पड़ा। उसके बगल में दूल्हा पप्पू सो रहा था। भैया आप यहाँ? शंभू ने अचंभित होकर पूछा। भाभी किधर गई? पप्पू ने पहले एक लंबी सी जमाई ली और फिर अपनी नींद की कमी से लाल पड़ चुकी आंखों को मलते हुए कहा, अरे कल रात होटल से तुम लोगों के जाने के बाद जैसे मैं अपने कमरे में गया, बाहर काफी शोर मचने लगा। बाहर आया तो पता चला मंझले और संजले चाचा पी के वेटर और मैनेजर से आउट पीने के लिए झगड़ रहे हैं। क्या क्या न करे शराब। मैंने और होटल मैनेजर ने उन लोगों को खूब समझाया पर वो लोग मानने को तैयार नहीं। इधर शोर बढ़ने से होटल के दूसरे गेस्ट कंप्लेंट करने लगे। अंत में जब मामला शांत नहीं हुआ तो मैनेजर ने उन दोनों को होटल से ले जाने के लिए कहा। सुबह के 4 बजे होटल वालों ने हिया घर पे छोड़ दिया। तेरी भाभी तो दादी के बगल में जाके सो गई पर मुझको कहीं जगह ना मिली, तो अंत में तेरे बगल में आके सो गए। हे भगवान, सत्यानाश! ऐसे रिश्तेदारों को तो। शंभू आगे कुछ और कहता कि इससे पहले पप्पू ने उसको रोक दिया। चुप कर और सुन, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए वरना मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा। अरे भैया आप घबराइए नहीं, मैंने इस घर का नमक खाया है, शंभू ने सांत्वना देते हुए कहा। थोड़ी देर में पप्पू के रिश्तेदार धीरे धीरे जागने लगे। पप्पू अब बुरी तरीके से थक चुका था। उसकी आंखें नींद से बंद हुई जा रही थी। वो कुर्सी पे बैठ के झपकियां ले रहा था। तभी उसकी एक भाभी ने मजाक के लहजे में कहा, लगता है सारी रात नींद नहीं आई तेवर जी को। पप्पू ने मुस्कुराने में ही भलाई समझी। पप्पू को एक कमरे में खाली बिस्तर मिलते ही वो जाके सो गया। पर कुछ ही देर में उसकी नींद नीलू भाभी के छोटे बेटे के रोने की तेज आवाज से टूट गई। पप्पू चढ़ते हुए मन ही मन बोला, हे भगवान, इन रिश्तेदारों से जल्दी मुक्ति दिला दो, ये 2-3 दिन जल्दी पार करा दो। 2-3 दिन 2 हफ्ते बीत गए थे। पर कुछ एक को छोड़ के पप्पू के सारे रिश्तेदार अब तक जमे हुए थे। पप्पू का घर अभी भी चिड़ियाघर बना हुआ था। एक शाम बालकनी पे पप्पू उदास मन से चाय पी रहा था कि तभी शंभू ने कहा, ये महीने भर से पहले कोई ना हिलने वाला भैया, आप और भाभी कुछ दिनों के लिए कहीं घूम क्यों ना आते? घूमने की बात सुनते ही पप्पू की आंखों में चमक आ गई, पर अगले ही पल वो चमक गायब हो गई। शंभू परेशानी समझ गया। उसने पप्पू से कहा, अरे आप घबराइए नहीं भैया, हम है ना, अरे मालिक से हम बात करेंगे। अगली सुबह शंभू पान सिंह जी को अखबार और चाय देते वक्त पप्पू के घूमने जाने की इच्छा बता ही रहा था कि पीछे खड़े 7 साल के बिट्टू ने सारी बातें सुन ली। बिट्टू खुशी से उछलता हुआ बोला, हम लोग घूमने जा रहे हैं दादाजी, हमको घुमाने ले जा रहे हैं। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में यह बात अफवाह की तरह बच्चों से लेकर बड़ों तक फैल गई। अरे वाह, पप्पू के पापा हम सबको घुमाने ले जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग FM। पूरे घर में घूमने जाने की बात रिश्तेदारों में फैल चुकी थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी खुशी से उत्साहित थे। ताऊ जी ने तो खुशी से पहले एक सलाह दे दी, अरे ज्यादा बर्फ वाली जगह पे ना जाना भाई, ठंड से मेरे कमर में साइटिका का दर्द बढ़ जाता है। नाश्ते की प्लेट हाथ में लिए बब्बन ने सुझाव दिया, शिमला चलते ना, नहीं तो आगरा ताजमहल दिखाएंगे। बलदेव चाचा चाय की चुस्की लेते हुए बोले, नहीं अमृतसर चलते हैं, स्वर्ण मंदिर देखेंगे। छोटी चची सुपारी काटते हुए बोली, वैष्णो देवी कहे नहीं। घूमने की जगह को लेके पूरे ड्राइंग रूम में बहस जारी थी। समझो भारत दर्शन उसी एक कमरे में हुआ जा रहा था। सभी लोग किसी एक जगह के नाम पर सहमत नहीं हो पा रहे थे। इधर शंभू, पप्पू और पप्पू के पिताजी भी उसी ड्राइंग रूम में अलग अलग कोनों में चुपचाप खड़े थे। हर कुछ मिनटों के अंतराल में पप्पू और पप्पू के पिताजी एक दूसरे को देखते और फिर दोनों लोग घूर के शंभू की तरफ देखने लगते। शंभू डर से सकपकाते हुए माफ कर दीजिए मालिक वाले अंदाज में अपनी नजरें नीचे झुका लेता। बहस अब भी जारी थी कि तभी दादी शोर सुनकर दूसरे कमरे से आई और बोली, हरिद्वार चलो, गंगा स्नान की मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हरिद्वार के नाम पर सभी बूढ़े लोग सहमत हो गए। तो ठीक है, हम सब हरिद्वार जाएंगे। सभी खुशी से एक साथ बोल पड़े और पान सिंह जी की तरफ देखने लगे।
पान सिंह जी चेहरे पे फर्जी मुस्कान लाते हुए अपने बेटे से बोले, पप्पू जाओ एक बस बुक करो, हम सब हरिद्वार जा रहे हैं। अगली सुबह पप्पू पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ बस की पिछली सीट पे बैठ के भक्ति गीत सुनते हुए हनीमून मनाने हरिद्वार जा रहा था। नई दुल्हन बस में सभी को थर्मस से चाय दे रही थी और शंभू नाश्ते का पैकेट बांट रहा था। कुछ देर बाद जब बस थोड़ी देर के लिए रुकी तो शंभू पप्पू के पास आके बोला, माफ कीजिए भैया, आपका हनीमून तो तीर्थ यात्रा बन गया। दोपहर को बस हरिद्वार पहुंच गई। पप्पू के सभी रिश्तेदार गंगा जी में डुबकी लगा के अपने पाप धो रहे थे। पप्पू भी डुबकी लगाते हुए अपनी व्यथा भगवान जी को सुना रहा था। अरे हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले मौसा जी ने मेरा कमरा हड़प लिया, फिर शादी की पहली रात नौकर के साथ सोना पड़ा, अब भी मेरी बीवी दादी के साथ सो रही है और मैं ड्राइंग रूम के सोफे पे। अरे इतना ही नहीं, इन लोगों ने तो मेरे हनीमून तक को हाईजैक कर लिया। भगवान अब और कितनी परीक्षा लोगे? अब तो इस पप्पू को पास करा दो। अरे पप्पू, कितना नहाओगे? ठंड लग जाएगी, आओ बाहर निकलो पानी से, पप्पू के पिताजी ने कहा। शाम को सभी लोग गंगा के घाट पे आरती देख रहे थे। तभी शंभू ने पप्पू के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भैया, कल सुबह 5 बजे होटल के बाहर एक सफेद गाड़ी आपका इंतजार करेगी। मसूरी में आपके लिए पूरी व्यवस्था हो चुकी है, बस चुपचाप भाभी को लेके गाड़ी में बैठ जाइएगा। अरे नहीं, पिताजी बहुत गुस्सा होंगे, पप्पू ने कहा। अरे भैया, पूरा इंतजाम आपके पिताजी ने तो किया है, शंभू ने मुस्कुरा के कहा। और पप्पू को पूरा विश्वास हो गया कि हाँ, भगवान है। अगली सुबह पप्पू और उसकी नई दुल्हन के कहीं न दिखने पर सभी ने पूछा तो शंभू ने कहा, भाभी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी तो भैया डॉक्टर को दिखाने दिल्ली ले गए। अरे तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो दिल्ली, बलदेव चाचा ने कहा। और तभी पप्पू के जीजा जी समझदारी दिखाते हुए बोले, अरे चाचा जी समझा दीजिए, नई नई शादी हुई है, थोड़ी देर छोड़ दीजिए उन लोग को अकेले। चलिए पास में ही मसूरी है, आज हम लोग वहीं घुमाते हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी।